मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं और पावर रिसोर्सेज। इससे पहले जो हमारा क्लास 8 का लेसन 3 है, सेकंड पार्ट है ये हमारा थर्ड चैप्टर का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मिनरल्स। मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हमने किया था, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, टाइप देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं पावर रिसोर्सेज। पावर क्या होती है? सबसे पहले तो हमें बात समझनी है, व्हाट इज पावर। पावर जो हमें कुछ काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हमें किसी काम को करने के लिए मिलती है उसे हम बोलते हैं पावर। ओके, अब पावर रिसोर्सेज कौन से ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमें पावर देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास दो टाइप के रिसोर्सेज हैं पावर रिसोर्सेज। फर्स्ट है हमारा कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड सेकंड है हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इससे पहले हम रिसोर्सेज के चैप्टर में पढ़ चुके हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उन्हीं में यहां पर हमारे पास एक लिंक बन रहा है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे, वो सभी क्या है? कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। सेकंड, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे रिन्यूएबल हैं वो है आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज से। कन्वेंशनल रिसोर्सेज का हमें पता चल गया, नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत कम हमारे, जिनका जो डिपॉजिट है वो बहुत कम है, जिनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें कन्वेंशनल जो पावर है मिलती है? सबसे पहले हम देखते हैं फायरवुड। फायरवुड लकड़ी, वो लकड़ी जिसे हम डोमेस्टिक यूज के लिए काम में लेके आते हैं। ऐसी चीज जो हमें नॉर्मली बिल्कुल सिंपली बहुत कम एफर्ट्स के साथ मिल जाती है, वो है आपकी क्या? फायरवुड। अगर हम फायरवुड की बात करें तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों, अगर हम कोई भी चीज है किसी की भी बात करते हैं तो उनमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी की मिल ही जाती है। इसी तरह फायरवुड की भी एडवांटेज अगर हम देखें तो क्या है, ये क्या मिल जाती है हमें? इजिली है, क्या है? एक्सेस हो जाती है, हमें इजिली एक्सेस हो जाती है। और दूसरी इसकी क्या है प्रॉपर्टी आपकी, बहुत ज्यादा जो हमारी क्वांटिटी है पीपल की, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पीपल्स क्या करते हैं? फायरवुड का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्सेसिबल भी है और इसके साथ साथ एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं। सेकेंड हम बात करते हैं अब कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, ऐसे हमारे रिसोर्सेज जो क्या है? कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। अगर हम बात करते हैं कोयले की, कोयला क्या है? कोयला भी हम कई बार डोमेस्टिक यूज में लाते हैं। डोमेस्टिक यूज में कैसे? हमारे जो घरों में डोमेस्टिक जो चूल्हा होता है उसमें यूज करते हैं हम कोयले का। ठीक है, पहले जो हमारा फ्यूचर की अगर हम पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोयले का यूज हम इंजन के लिए भी करते थे। जो ट्रेन का इंजन है उसको चलाने के लिए भी हम कोयले का यूज करते थे। और आजकल हम डोमेस्टिक यूज में भी बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में भी ईंधन के लिए हम कोयले का यूज कर रहे हैं। अगर हम एडवांटेज देखें तो ये क्या है आपका? कोयले के अगर एडवांटेज हम देखते हैं तो एक्सटेंसिवली अवेलेबल, क्या बहुत ज्यादा एरिया में हमें ये मिल जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो कंसंट्रेशन है कोयले का वो आपका एफिशिएंट है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी। कि हम बहुत ज्यादा जो कंसंट्रेशन है
कोयले का कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, बिजली बनाने में यूज कर रहे हैं हम कोयले का। इसके साथ ही अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं कोयले की, तो डिसएडवांटेज ये है पोल्यूशन फैलाता है आपका। अगर हम फायरवुड की भी अगर बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो दोनों ही ये वो हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं। उसके साथ आपका क्या है, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है इसका बल्कि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लैक गोल्ड? वही पेट्रोलियम जिसके साथ हम अपनी बाइक चलाते हैं, जिसके साथ हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिन व्हीकल्स के बिना आज हम अपनी लाइफ को, हम अपने सरवाइव करना नामुमकिन समझ रहे हैं, उसका यूज हम किससे कर रहे हैं, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम कहां से हमें मिलता है? पेट्रोलियम हमें मिलता है चट्टानों की लेयर से। जो हमारी चट्टान है, चट्टानों की लेयर्स में, जैसे सेडिमेंट्री है या फिर मेटामॉर्फिक जो हमारी रॉक्स हैं, उनकी लेयर से हमें मिलता है पेट्रोलियम। बहुत ही यूजफुल आज के टाइम पे है। और पेट्रोलियम हमें एज इट इज नहीं मिल जाता कि हमने चट्टान से पेट्रोलियम को निकाला और हमने एज इट इज यूज कर लिया। हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड जो ऑयल है चट्टान से हमें मिलता है। वी गेट क्रूड ऑयल फ्रॉम रॉक एंड देन वी सेंड इट टू रिफाइनरी। हम इसको रिफाइनरी में भेजते हैं। रिफाइनरी में भेजने के बाद क्या होता है, वहां पर पेट्रोलियम के हम को साफ करते हैं। साफ करने के बाद जो सबसे प्योर हमारा पार्ट होता है वो होता है क्या, डीजल, देन पेट्रोल, उसके बाद केरोसिन, केरोसिन ऑयल जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन ऑयल। इसके बाद बनती है वैक्स जो एज ए लुब्रिकेंट काम करती है। वैक्स नॉर्मल भाषा में हम क्या करते हैं, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं। वही ग्रीस किसके लिए काम आता है, लुब्रिकेंट के लिए। किसी चीज को जब फ्रिक्शन हो रहा होता है किसी दो पार्ट्स में, तो हम वहां पे यूज करते हैं लुब्रिकेंट का, उसको चिकना करने के लिए। तो वो क्या है हमारा, वो भी पेट्रोलियम का ही एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कन्वेंशनल रिसोर्स में आता है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमें जब पेट्रोलियम जहां से मिलता है, मतलब रॉक्स की जो लेयर्स हैं उन्हीं से ही हमें क्या मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलती है। डोमेस्टिक यूज के लिए हम नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं, जो क्या है, जैसे एलपीजी का हम यूज करते हैं। एलपीजी हमें क्या है, नेचुरल गैस है। इसके भी क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी है, इजियर टू ट्रांसपोर्ट है। और क्या है, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनका बेस है आपकी नेचुरल गैस। पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं नेचुरल गैसेस का। अब हम बात करते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है। एक और अगर बात करें एडवांटेज की, तो जो ऑयल है ऑयल से ज्यादा हमारी साफ होती है। इसके बाद चीप है ऑयल से, मतलब सस्ते, ऑयल से सस्ती भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रो पावर की। हाइड्रो पावर मतलब हाइड्रो पावर, हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो से अगर हम मतलब समझते हैं तो क्या होता है, वाटर, पानी, पानी से मिलने वाली जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो पावर। पानी से किस तरह हम एनर्जी लेते हैं, ओके देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, कोई एक रिवर है, रिवर के हम ऊपर हमने क्या बना दिया, बांध बना दिया, उसके ऊपर हमने ऑब्स्टेकल लगा दिया। रिवर का जो पानी आ रहा है बह के, उसके ऊपर हमने ऑब्स्टेकल लगा दिया, डैम बना दिया। डैम बनाने के बाद यहाँ पर हमने कोई डैम बनाया, डैम बनाने के बाद यहाँ वाटर क्या हो जाता है आपका, इस एरिया में वाटर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, वाटर
होने के बाद यहाँ पर आपके जनरेटर लगे होते हैं। जनरेटर क्या करते हैं, आगे टरबाइन लगी होती है। टरबाइन उस पानी को क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करने से जनरेटर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देंगे, उसको आपके ट्रांसफॉर्मर्स में सेंड कर देते हैं। इस तरह से क्या है, हम हाइड्रो पावर का यूज करते हैं। हाइड्रो पावर के एडवांटेज क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं फैलाती है एनवायरमेंट में, और चीप है, सस्ती भी है हमारे पेट्रोलियम और कोयला या नेचुरल गैस से, इन सब से सस्ती भी हमारी क्या है, ये गैस है। डिसएडवांटेज हमारी क्या है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, फ्लड एरिया बनाती है। जिस एरिया में पानी को रिजर्व किया गया है वहां पे पानी अगर बाई चांस हमारा क्या हो जाता है, जो ऑब्स्टेकल हमने लगाया था, जो डैम बनाया था, बाई चांस वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो क्या होगा, ये सारा का सारा पानी उस एरिया में बह जाएगा और वहां पे फ्लड प्लेन हो जाएगा। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को क्या करती है, वो डिस्प्लेस कर देती है, उस जगह से पॉपुलेशन को जाना पड़ता है, अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। ओके, ये तो हमारे क्या थे, कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हमने जब मिनरल पढ़े थे उस टाइम पे हमने देख तो लिया था वैसे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें हमारे प्रोडक्शन है इन मिनरल्स की ज्यादा होती है। अब एक बार फिर से अगर हम देखें, जो हमारा कोयला है, कोयले की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तो ये है चाइना, यूएसए और आपका जर्मनी, रसिया, साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। ये आपकी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें कोयले की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपकी प्रोडक्शन जो है वो होती है रानीगंज, बोकारो, धनबाद और झरिया, जो सारे के सारे ये पार्ट है आपके झारखंड, जो राज्य है हमारा झारखंड स्टेट में लाई करते हैं। इसके बाद अगर पेट्रोलियम की बात हम करते हैं तो पेट्रोलियम के हमारे कौन से जो कंट्री के पार्ट है जहाँ पे पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होती है। पेट्रोलियम की प्रोडक्शन हमारी होती है इंडिया में है डिगबोई। डिगबोई क्षेत्र है असम में। उसके बाद बॉम्बे हाई है, ठीक है। बॉम्बे हाई के बाद आपका कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो ये है तटीय क्षेत्र है, वहां पर भी पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद अगर देशों की बात करते हैं तो हमारे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये आपके कुछ मेन कंट्री है। यूएसए और रसिया में भी आपका पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होती है। नाम देख लेते हैं हम एक बार। पेट्रोलियम को हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्लैक गोल्ड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस जो हमारी होती है कंट्री जो है कौन से हिस्से में, हमारे देश के जैसलमेर में होती है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जहाँ पे हमारा पेट्रोलियम मिल रहा था, उसके साथ ही आपके कहाँ मिल जाती है ये। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम में पेट्रोलियम जो हमारी नेचुरल गैस है इसकी प्रोडक्शन मिलती है, और इसके साथ साथ आपकी नीदरलैंड में भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा था हाइडल पावर। हाइड्रो पावर जो है सबसे पहली कंट्री जिसने हाइडल पावर का यूज किया था वो है नॉर्वे। नॉर्वे पहली कंट्री है जिसने हाइडल पावर का सबसे पहले यूज किया था, और जो लीडिंग कंट्री, प्रोड्यूसर कंट्री है हाइडल पावर की, वो है आपके पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, ठीक है। और इसके अलग भी हमारे कंट्री है जो है चाइना। भारत में भी कुछ ऐसे स्टेशंस हैं जहां पे हाइडल पावर बनाई जाती है, हाइडल पावर की प्रोडक्शन की जाती है। वो है आपके गांधी सागर बांध, भाखड़ा नांगल डैम,
नागार्जुन और दामोदर वैली, ये आपके कुछ एरिया है जहां पे हाइड्रो पावर बनाई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जो सोर्सेस क्या है आपके, ऐसे सोर्स जो रिन्यूएबल हैं, जिनका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, ऐसे सोर्सेस, उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, जो कभी खत्म नहीं होते। अगर नॉन कन्वेंशनल में हम बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का एकमात्र हमारे पास क्या है, सोर्स है, वो है सन। सन इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। और सन से आने वाली रेज, जिन रेज में सन आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। सन से आने वाली एनर्जी हम क्या बोलते हैं, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी क्या है आपकी, सबसे बात ये है कि ये नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं फैलाती है, ठीक है। और इसके यूजेज जो है, हम सोलर एनर्जी का यूज हम बहुत ज्यादा अपने डोमेस्टिक यूज के लिए आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्लेट्स जो है, सोलर एनर्जी की जो प्लेट्स है हमारे पास आई हुई है, उनको यूज करके हम क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट का यूज आजकल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी की अगर डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेज ये है कि सोलर एनर्जी बहुत ही एक्सपेंसिव है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण क्या है, इसका यूज ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज हमारे जो भूमध्य रेखा के आसपास की जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हमारे सोलर एनर्जी का यूज जो है बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि जो हमारी सन रेज हैं, सन रेज एकदम सीधी आती हैं। हम एक बार मैप में देख लेते हैं हम कि जो हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज है वो कौन सी हैं। देखो, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 15 डिग्री से लगभग आपके कहाँ पे 45 डिग्री का जो ये एरिया है बीच का, 23.5 डिग्री से भी मान सकते हैं हम, 45 डिग्री का जो ये एरिया है, इसके बीच में जो कंट्रीज आती हैं वो आपका सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें यूएसए आपका आ गया, स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, ग्रीस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान और साउथ कोरिया, ऐसे कुछ हमारी कंट्रीज हैं जो आपका बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं सोलर एनर्जी का। इसके बाद अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड एनर्जी क्या है, हवा से मिलने वाली एनर्जी। हवा से हम कैसे एनर्जी को गेन करते हैं, देखो जो मैक्सिमम हमारी विंड एनर्जी होती है, विंड पावर जो हमारे है वो कहाँ से मिलती है, हम विंड पावर हम गेन करते हैं मैक्सिमम कोस्टल एरिया से। इसका मतलब जो कोस्टल, ज्यादा कोस्ट जिनके देशों की बड़ी होगी वो ही हमारे ज्यादा यूज कर रहे होंगे विंड एनर्जी का। कोस्टल एरिया में क्या विंड मिल्स लगा देते हैं इस तरह से, विंड मिल्स का बहुत लंबी कतार में लगा देते हैं। विंड मिल्स को हमने जनरेटर से क्या कर कनेक्ट कर देना होता है, और जनरेटर से फिर क्या करते हैं, जब हवा आती है, हवा की जब डायरेक्शन होती है, स्पीड होती है, तो उसके साथ जो ये विंड मिल्स है, ये जो हमारे फैंस है, ये रोटेट करेंगे। रोटेट करने के साथ जनरेटर क्या कर, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से क्या होगा, फिर आपका जनरेटर रोटेट करेगा और जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनके ट्रांसफार्मर तक जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी का
यूज करते हैं। विंड एनर्जी जो है आपके किन किन देशों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, वो है नीदरलैंड है आपका, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। ये ऐसे कंट्रीज हैं हमारे जो विंड एनर्जी का यूज कर रही है। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हम कैसे गेन करते हैं? न्यूक्लियस नेचुरली अकरिंग जो हमारे सब्सटेंस हैं, जो मिनरल्स हैं, नेचुरल अकर, वो हमारे क्या है, उन मिनरल्स की वजह से एटम्स को क्या कर देते हैं, एक जो हमारा एटम्स को उनमें डालते हैं। जैसे हमारा यूरेनियम है, लद्दाख में पाया जाता है, इंडिया में भी, ठीक है। इस तरह से जो हमारे न्यूक्लियस हैं, उनके साथ जो एनर्जी को प्रोडक्शन किया जाता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ऐसे देश जहां पे आपका न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, वो देश हैं आपके कौन से देश हैं? इनमें आता है आपका यूएसए और यूरोप। यूएसए और यूरोप की कंट्रीज क्या करती हैं, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जैसलमेर इंडिया में क्या है, राजस्थान का एक एरिया है जैसलमेर। जैसलमेर में भी आपका थोरियम और यूरेनियम का जो पार्ट है वो पाया जाता है, इसलिए जैसलमेर में इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि नाम जो है आपके इंडिया में कौन से हैं। कलपक्कम है आपका तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा के आसपास है, ये राजस्थान में। इसके बाद नरोरा है उत्तर प्रदेश में, और कैगा जो एनर्जी का पार्ट है वो है आपका कहां पर, कर्नाटका में। एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो एनर्जी है वो किस तरह से हमारी बनी है, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें जिसके अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे किसे, यहां पे। ये क्या होगा आपका, फिजन से। फिजन एक फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। जब आपके न्यूक्लियर जो है एटम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, फिजन होता है। जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, हटते हैं, तो तब क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है। यहाँ पे हमारी हीट मिल रही है फ्रॉम फिजन। फिजन से हमारी हीट मिली, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने अटैच किया है एक न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद क्या होगा, जब हीट यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, इसके बाद यहां से हॉट वाटर जो है वो जाएगा। ओके, हॉट वाटर यहां से जाने के बाद इसके बीच में हमने क्या लगाया, देखो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है हॉट वाटर की, इस तरह से। इस तरह से जो हॉट वाटर है वो क्या करेगा, आपका टरबाइन पे जाएगा। ठीक है, टरबाइन में यहां से, और ऊपर से हमारी क्या होगी, यहां से स्ट्रीम। भाप जो है आपकी क्या करेगी,
ऊपर से जाएगी और नीचे से आपका हॉट वाटर जो है वो टरबाइन में जाएगा। यहाँ पर टरबाइन लगी हुई है आपकी दो, जो आपके पानी का क्या करेगी, न्यूक्लियस का वाटर जो वहां से आएगा उसको रोटेट करवाएगी। ये है आपकी टरबाइन। टरबाइन के बाद आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक जनरेटर लगा हुआ है। यहाँ पे आपका जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर क्या करेगा, यहां से टरबाइन इसको घुमाएगी दोनों तरफ से, यहां से स्टीम जा रही है इसके अंदर, तो टरबाइन इसको रोटेट करवाएगी। उसके बाद जनरेटर क्या करेगा, आपकी बिजली बनाएगा, और बिजली बनाने के बाद इसको क्या हो जाएगा, हम कहाँ पे कहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो बल्ब है वो लाइट करेगा। ये आपकी जो है प्रोसेस है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी, जियो का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें समझ लेना है कि जियो क्या है, अर्थ, मतलब अर्थ से प्रोडक्शन होती है जिस एनर्जी की, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जब अर्थ अपने आप, अर्थ के जो सरफेस के जो गर्मी है, हीट है, उसकी वजह से कई बार हमें क्या मिलता है, हमें पता है कि गर्म पानी के जो झरने हैं वो पाए जाते हैं। गर्म पानी के झरने कब मिलते हैं हमें, जब हीट होती है अर्थ के नीचे और वहां से क्या होने लगता है, वो पानी अपने आप अर्थ के नीचे से प्रेशर पाकर अर्थ के ऊपर सरफेस पे निकलने लगता है। उस एनर्जी से, इसी तरह से हम क्या करते हैं, फिर वहां पे जिस तरह हमने डैम बनाया था, उसी तरह से हम क्या करते हैं, वहां पे टरबाइन लगाएंगे, टरबाइन के बाद जनरेटर होगा, जनरेटर के बाद हम उसको क्या कर देंगे, हीट की उससे प्रोडक्शन हो जाती है। अब ऐसे कुछ एरिया है जहां पर हमें क्या करते हैं, हीट की प्रोडक्शन होती है, वो है आपके यूएसए। यूएसए जो है आपका सबसे ज्यादा जियोथर्मल पावर की प्रोडक्शन करता है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका, ऐसे कुछ हमारी कंट्रीज हैं जो जियोथर्मल एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो इंडिया में कहां पर जियोथर्मल आपकी एनर्जी के स्टेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिकर्णम इंडिया में कौन सा है, मणिकर्णम जो है आपका कर्नाटका में। मणिकर्णम के बाद हिमाचल प्रदेश में, मणिकर्णम है आपका हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूगा वैली है आपकी, कहां पर, यह है लद्दाख में। मणिकर्णम हिमाचल प्रदेश में और पूगा है आपका लद्दाख में। इसके बाद हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी कैसे हमें मिलती है, टाइड्स, हमें पता है कि जो हमारा सी है, ओशन जो है हमारा, ओशंस के अंदर दिन में 2 बार क्या आते हैं, टाइड आते हैं, ज्वार भाटा आता है। उस ज्वार भाटे से क्या होता है, उस ज्वार भाटे में क्या होता है, एक बार जो पानी है वो ओशन का वो ऊपर उठता है और एक बार नीचे गिरता है। उनसे जो एनर्जी बनती है, उनसे किस तरह से एनर्जी बनेगा, वहां पे क्या करते, जो ओशन है हमारा, यहाँ पे कोस्ट पे क्या कर दिया है, यहाँ पे टरबाइन लगा दी जाती है। टरबाइन लगाने के साथ साथ यहाँ पर जनरेटर होता है आपका, जिससे अटैच होता है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। जब पानी की झाल क्या आती है, ऊपर आती है,
पानी क्या आता है, ऊपर आता है और नीचे आता है। जब पानी ऊपर आता है तो उससे आपकी ये टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है। टरबाइन रोटेट करेगी तो क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगी तो आपकी जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करेगा। इस तरह से जो आपके एनर्जी बनती है टाइड से। टाइड ओशन में उठने वाली हमारी जो लहरें हैं। ओके, इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो टाइडल एनर्जी है वो किस कंट्री ने बनाई थी, वो है आपकी कंट्री फ्रांस। फ्रांस आपकी सबसे पहली कंट्री है जिसने टाइडल एनर्जी की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, ये हमारा क्या था, टाइडल एनर्जी है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस कैसे बनती है? बायोगैस आपकी बनती है डग से। बायो मतलब जीव, लिविंग। ठीक है, दिस वन। जब हमारा क्या, जिसमें हम क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। एनर्जी क्या किसमें प्रोवाइड, कन्वर्ट कर लेते हैं उस एनर्जी को गैस में कर लेते हैं। यहां पे हम बनाते हैं एक, देखो यहाँ पे ये ढक्कन होता है, इसमें हम क्या डालते हैं, स्लेवरी। ठीक है, स्लेरी के डालने के बाद यहाँ पर हम बीच में एक बनाते हैं गैस का टैंक। ये है आपका गैस का टैंक। ठीक है, गैस टैंक में क्या हो, यहाँ पर हम इसमें ऊपर थोड़ी सी हवा निकलने के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका सॉइल जो है वो एक साइड निकल जाती है, मैन्योर अलग निकल जाता है। देखो यहां से सॉइल निकल जाती है और उसके बाद इसको क्या हो जाता है, यहाँ पे मैन्योर। और इसका यूज हम फिर किसके लिए करते हैं, फर्टिलाइजर के लिए करते हैं। देखो अब समझते हैं हम इसको कि जो बायोगैस है वो कैसे बनी। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लरी डाल दिया, जो डग है एनिमल्स का वो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद इसको डालते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से गैस बन जाएगी। क्योंकि प्रेशर के कारण क्या हो जाए, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कोई भी हमारी नेचुरल गैस बनी थी, पेट्रोलियम बना था जिस तरह से, इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर गैस की प्रोडक्शन होगी। गैस को हम कहां से निकाल लेंगे, यहां से। ओके, इसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे बच जाता है, वो उसमें सॉइल निकलती है थोड़ी बहुत। उसके बाद आपका मैन्योर निकलता है, खाद, जिसे हम गोबर की खाद बोलते हैं, वो जिसको हम यूज किस लिए करते हैं, फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं। ये थे हमारे कुछ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।